ठीक है चलो। क्या प्रेशर क्या होता है? जब एक वोलेटाइल लिक्विड के वेपर्स निकलते हैं और आप उसको बाहर जाना नहीं दे रहे हो ना, एक बीकर हमने लिया था जहाँ पे वो वेपर्स कलेक्ट हो रहे थे। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वेपर्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो वेपर्स कंडेंस होना भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब दो प्रोसेस एक साथ चालू हो जाएगा, इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों सेम स्पीड से होगा, उस समय के प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर दो लिक्विड सॉल्यूशन का एक साथ पढ़े थे कि ये आपका एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पर एक बैरोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे दो लिक्विड का सॉल्यूशन है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। लिक्विड ए का आपने मोल फ्रैक्शन एक्स ए लिया हुआ है और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन आपने एक्स बी लिया हुआ है। लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर को अपन पीए नाम दे रहे हैं और लिक्विड बी के पार्शियल प्रेशर को पीबी नाम दे रहे हैं। ठीक है, और जब ये इवेपोरेट होना चालू होगा और जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, तब जो प्रेशर रीडिंग यहां आ रही होगी, ये प्रेशर बढ़ेगा यहां पर, ठीक है, ये इसको यहां से पुश करेगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो ये जो प्रेशर आएगा दैट इज नोन एज टोटल प्रेशर, यानी कि पीटी, टोटल प्रेशर, विच इज द सम ऑफ पीए एंड पीबी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, दोनों का सम होगा। डाल्टन्स लॉ से अपन ने दोनों को इक्वल किया था ऐड करके, और इन दोनों को इंडिविजुअली अपन ने राउल्स लॉ से निकाला था कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसके कारण वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। दिस वाज राउल्स लॉ। ठीक है, जहां पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था, पी नॉट ए एक्स ए एंड पी नॉट बी एक्स बी, जहां पे पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या था? दे वर कांस्टेंट्स, और इनकी वैल्यू क्या थी? ये भी वेपर प्रेशर ही था, बट कब का? जब ए अकेला लिया होगा। अभी अपन ने ए और बी का मिक्सचर लिया है, पर जब आप ए को अकेले लोगे, एलोन ए, तब जो वेपर प्रेशर की रीडिंग आएगी दैट इज पी नॉट ए, एंड व्हेन एलोन बी इज टेकन, तब जो वेपर प्रेशर की रीडिंग आएगी दैट विल बी पी नॉट बी। दोनों को ऐड करेंगे यहां पर तो आपको मिलेगा टोटल प्रेशर। इसका हमने ग्राफ भी बनाया था कुछ इस तरीके से, वी टुक मोल फ्रैक्शन इन द एक्स एक्सिस एंड वेपर प्रेशर इन द वाई एक्सिस, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी, ये दोनों ग्राफ आएगा। दिस इज द लाइन फॉर टोटल, तो दिस इज द ग्राफ फॉर राउल्स लॉ। ठीक है, यहां तक हुआ था हमारा, राइट। चलो आज हम बात करेंगे, देखो कल हमने बात की थी दो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, दोनों सॉल्यूशंस कैसे थे? लिक्विड थे, सॉल्यूट भी लिक्विड था और सॉल्वेंट भी लिक्विड था। अब बात करते हैं कि अगर मैंने सॉलिड वाला सॉल्यूट ले लिया, एक लिक्विड में डाल दिया, तो क्या होगा? लास्ट क्लास में तो हमने दोनों लिक्विड ऐड किया था, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, दोनों के वेपर्स बन रहे थे, पर अब मैंने क्या डाल दिया है? सॉलिड, और सॉलिड जो है वो नॉन वोलेटाइल है। कैसा है? तो उसके कारण कोई वेपर्स प्रोड्यूस नहीं होने वाले। अब वेपर्स किसके होंगे? सिर्फ सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। तो अब देखो, एक एक्सपेरिमेंट लेके समझा रहा हूं मैं। ये आपका एक बीकर है जिसमें ये रहा आपका सॉल्वेंट, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। सेम एक और एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं, सेम बीकर, सॉल्वेंट भी है ना, पर अब इसके साथ क्या है? सॉल्यूट भी है। इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है, मतलब ये सॉल्यूशन है, जब दोनों मिल गए तो सॉल्यूशन बन गया ना। और ये सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट है, यानी कि ये पानी है समझ लो, और इस पानी में मैंने नमक या शक्कर डाल दिया, तो उसमें दोनों है, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है? प्योर सॉल्वेंट है तो इसके वेपर्स जा रहे हैं यहां पर, ठीक है, वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड है, ऑब्वियसली वेपराइज होगा, और वेपराइज होगा तो इसके वेपर्स बनेंगे और यहाँ पे कलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इसमें मैंने, इसको बोलते हैं बेल जार। क्या बोलते हैं इसको? बेल जार, है ना। जस्ट टू चेक कि वेपर्स आ रहे हैं कि नहीं, ड्रॉपलेट्स दिख जाएगा आपको, क्योंकि वहां जाके वो कंडेंस होगा ना, आपको दिख जाएगा। यहां पर भी जब वेपर्स आने चालू हुए ना, तो हमने ऑब्जर्व किया एक चीज कि यहाँ पे वेपर्स कम आए, उसे कंपैरिजन में यहाँ वेपर्स कम है। उसका कारण क्या है? इसमें डाला है एक सॉल्यूट, जो कि किस टाइप का सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल। ना ये खुद इवेपोरेट होगा,
और ना ही सॉल्वेंट को ज्यादा इवेपोरेट होने देगा। कारण सरफेस में कुछ जगह ना क्या कर रहा है, वो सॉल्यूट ले रहा है। मान लो ये सॉल्यूट है, जो पिंक आपको दिख रहा है वो सॉल्यूट है। तो अब समझ लो इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। एक सरफेस इवेपोरेट होके ऊपर गया, तब उसके नीचे का सरफेस एक्सपोज हो गया, फिर वो इवेपोरेट होके ऊपर गया, तब तीसरा लेयर एक्सपोज हो गया, फिर ये इवेपोरेट होगा, तब चौथा लेयर, ऐसे वन बाय लेयर इवेपोरेशन होता है। तभी आप कहते हैं कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, जहां पे एक साथ पूरा लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होता है। बट इवेपोरेशन पे तो कोई टेम्परेचर नहीं चाहिए, इवेपोरेशन कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर, और वो सरफेस फिनोमिना है। सरफेस बाय सरफेस पानी इवेपोरेट होता है, क्योंकि हीट जो है वो सरफेस को ही मिल रही है ना। जब हम सूरज की रोशनी में देखेंगे पानी जब इवेपोरेट हो रहा है, तो सबसे पहले ऊपर का लेयर इवेपोरेट होके वेपर बनता है, फिर नीचे का लेयर होता है, राइट। अब क्या है ना, ऊपर की लेयर में कुछ जगह सॉल्यूट ने घेरी हुई है, तो सॉल्वेंट, अब अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूट है नहीं, तो पूरा का पूरा लेयर आराम से इवेपोरेट हो पा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ जगह सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई करके रखी हुई है, ना वो खुद हट रहा है वहां से, ना उसके नीचे वाले सॉल्वेंट को ऊपर जाने दे रहा है। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ वेपर्स कम हो गए। समझ रहे हैं क्या? इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब वेपर कम होंगे तो उनके कारण प्रेशर भी कम हो जाएगा। आप जब किसी बीकर में स्टडी करोगे इस टाइप के सॉल्यूशन की, तो आपको वैल्यू कम मिलेगी। आप प्योर सॉल्वेंट लिए तो आपको वैल्यू ज्यादा मिली। जब आपने उसी बीकर पर एक सॉल्यूशन को रखा बाय एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तब उस केस में ये प्रेशर आपको कम दिखेगा, जबकि आपका सॉल्वेंट सेम था। आपने प्योर पानी लिया तो मान लो प्रेशर आ रहा होगा 475 mmHg प्योर पानी का, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। अब आपने उसमें ऐड कर दिया नमक, तो अब वो कम होके हो जाएगा 375 mmHg। दिस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों लोअर हुआ? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से ये वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने कुछ जगह ऑक्यूपाई कर ली सरफेस की, जिससे सॉल्वेंट, ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट ऊपर नहीं जा पाए। भले वो सॉल्वेंट वोलेटाइल क्यों ना हो, पर वो नहीं जा पाया ऊपर। वेपर्स कम हुए तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? और इसका टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूट तो वेपराइज हो ही नहीं रहा है। जैसे पीछे वाले में हमने Pa प्लस Pb किया था, क्योंकि दोनों ही वेपर्स, दोनों ही लिक्विड थे, दोनों ही वोलेटाइल थे, दोनों के ही वेपर्स बन रहे थे, तो दोनों के कारण प्रेशर था। अब यहाँ पे एक ठहरा सॉलिड सॉल्यूट, वो तो वेपराइज हो ही नहीं रहा है, तो उसके वेपर्स बनेंगे ही नहीं, तो उसके कारण वेपर प्रेशर भी क्या होगा? जीरो। तो किसके कारण वेपर प्रेशर होगा? पूरा का पूरा सॉल्वेंट के कारण। एम आई क्लियर? तो सॉल्यूशन का पूरा वेपर प्रेशर किसके कारण है? सॉल्वेंट के कारण, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस of solid in liquid, of solid in liquid, of solid in liquid, of solid in liquid, ब्रैकेट में लिखना राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के दो लाइन लिखते हैं अपन, लिखिएगा दो लाइन। The presence of a non-volatile solute, the presence of a non-volatile solute, the presence of a non-volatile solute in a solution, in a solution reduces the escaping tendency of, escaping tendency of, समझ के लिखना जो लिख रहे हो ना, एस्केपिंग मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी एस्केप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी जगह
सॉल्यूट ने ले ली, है ना। तो क्या लिखे हैं, द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन reduces the escaping tendency of solvent molecules, reduces the escaping tendency of solvent molecules into vapor phase, into vapor phase, into vapor phase, and thus lower the, and thus lower the vapor pressure of the solvent, and thus lowers the vapor pressure of the solvent. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन डायरेक्टली, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू का साइन लगाना, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, राउल्स लॉ क्या है, मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। तो लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, क्या लिखा आपने अभी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए 1 बोला था ना मैंने, कि जो भी जब भी मैं 1 लिखूंगा तो सॉल्वेंट समझना उसको, और 2 का मतलब क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, ये सही है, x1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू P नॉट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे राउल्स लॉ। ठीक है, सॉल्यूट के कारण तो वेपर प्रेशर 0 है, राइट। तो यहां पे एक्चुअली क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये लाइन समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना। पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट पे ही, क्योंकि सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर 0 है। वहां पे अपन किए थे ना पीए प्लस पीबी, तो यहां नहीं कर पाएंगे, यहां से सॉल्वेंट के कारण ही हो रहा है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं पीएस, एस स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन, पीएस इज इक्वल्स टू x1 इंटू पी नॉट, इंटू नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिख लो। क्लियर है ये, व्हाट इज पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लिख भी लो नीचे, पीएस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये पुट कर दिया ना अपन ने यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपन ऊपर निकाले, फिर बता दी कि सॉल्यूशन का पूरा वेपर प्रेशर तो सॉल्वेंट के कारण ही है, और ऊपर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। क्लियर है ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा नीचे लेके आ रहा हूं, ध्यान देना, पीएस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू x1, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, नीचे तो लेके आया बस, और x1 की जगह क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2 लिख सकता हूं, यही तो फॉर्मूला होता है ना। अरे हाँ है ना, ठीक है, देखो इतना, ठीक। अब क्या करना, इस इक्वेशन में ना दोनों साइड 1 माइनस कर देना। यहां तक हो गया तो बताना मुझे, मैं लाइन लिखवा देता हूं, लिखिए, देखो नीचे, सब्ट्रैक्टिंग ईच साइड फ्रॉम 1, थोड़ा सा इक्वेशन बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं अपन, सब्ट्रैक्टिंग ईच साइड फ्रॉम 1, 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो बाद में -1 नहीं लगाना, 1 माइनस करना है, सुन रहे हैं क्या,
सब्ट्रैक्टिंग ईच साइड फ्रॉम वन का मीनिंग क्या हुआ, वन माइनस दिस, और यहां भी सेम चीज होगी ना, वन माइनस दिस। सॉल्व करें इसको थोड़ा सा, हाँ चलो, एलसीएम पी नॉट हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, करेक्ट। और यहां क्या हो जाएगा, एलसीएम एन वन प्लस एन टू, तो एन वन प्लस एन टू माइनस एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू। क्लियर है यहां तक, राइट। एन वन कैंसिल हो जाएगा, देखो प्लस माइनस है, आया ना। तो क्या हुआ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स टू, एक्स टू बोलो ना सीधा, क्या होगा एक्स टू। जैसे ये एक्स वन था ना, एक्स वन क्या था, व्हाट वाज एक्स वन, एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू, तो एक्स टू क्या हो जाएगा, एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। अरे ये तो अपन निकाले है ना मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, ऊपर उसका मोल फ्रैक्शन, उसका नंबर ऑफ मोल, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये क्लियर है। अब देखो इसका क्या मीनिंग है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स टू, इज इक्वल्स टू एक्स टू। ये जो ऊपर का टर्म लिखा हुआ है ना, पी नॉट माइनस पी एस, इट इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और पीएस क्या है, सॉल्यूट डालने के बाद का वेपर प्रेशर, जो कि कम हो गया, हाँ ना। जब तक वो सॉल्वेंट अकेला था तब तक वेपर्स ज्यादा बन रहे थे ना, हाँ क्या वो बेल्जर वाला, हाँ ये था ना, ये प्योर सॉल्वेंट था, दिस वाज पी नॉट। आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, पी एस, और किसकी वैल्यू ज्यादा है, पी नॉट। तो इन दोनों का डिफरेंस को क्या बोल रहा था मैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां तक क्लियर है। ऊपर का मैं ऊपर के न्यूमरेटर की बात किया हूं, डिवाइड बाय पी नॉट, आप पी नॉट से कंपेयर भी कर रहे हो, कितना कम हुआ है, वो ऊपर है, और आप उसको किससे कंपेयर कर रहे हो, उसके मैक्सिमम वैल्यू से। तो एक और वर्ड जुड़ जाता है रिलेट लोअरिंग के पहले, वो है रिलेटिव। तो इसको इसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किसके बराबर है, x2 के बराबर। व्हाट इज x2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इससे क्या मीनिंग समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए आयुष ने 1 चम्मच नमक डाला था, बट फैज ने 2 चम्मच डाला, और हर्षित ने 3 चम्मच डाल दिया। सोल्यूट सबका अलग अलग है ना, सबको मैंने 1 गिलास पानी दिया था, इसने 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, तो किसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ज्यादा है, हर्षित का। जिसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ज्यादा, उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा। मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर किसका कम होगा, इनका। लोअरिंग ज्यादा किसकी है, इनकी है ना। लोअरिंग ज्यादा किसकी है, जिसका x2 ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा लोअरिंग हो जाएगी वेपर प्रेशर की। जाहिर सी बात है ना, इन्होंने सॉल्यूट ज्यादा डाला तो इनके सरफेस में और ज्यादा सॉल्यूट होगा, जो और ज्यादा सॉल्वेंट को रोकेगा ऊपर जाने से, और वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। इन्होंने कम सॉल्यूट डाला था तो इनका ऊपर जगह कम घेरा होगा यहां पर, तो वेपर थोड़े ज्यादा बनेंगे कंपैरेटिवली हर्षित से, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। मतलब लोअरिंग कम, लोअरिंग ज्यादा, ना बहुत कम हो जाएगा, यहाँ बहुत कम नहीं होगा, मतलब कम होगा बट इनसे कम कम होगा। समझ रहे हैं क्या, मतलब अगर 475 वाज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर सॉल्यूशन नहीं, वाटर, तो इनका हो जाएगा मान लीजिए 450, लोअर होके कितने से लोअर हुआ, 25 से। इनका हो जाएगा 425, कितने से लोअर हुआ, 50 से। और इनका हो जाएगा 400, कितने से लोअर हुआ, 75 से। सबसे ज्यादा सॉल्यूट इन्होंने ही डाला था, तो सबसे ज्यादा लोअरिंग भी इन्हीं की हुई है, ये बता रहा है ये एक्सप्रेशन। Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. More the amount of solute you are adding, more will be the lowering of vapor pressure. More will be the lowering of vapor pressure का मतलब ये नहीं कि आपका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी लोअरिंग बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं क्या, लोअरिंग बढ़ना मतलब कमी होना ना वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हैं क्या, ठीक है, यहां तक लिख लो, इसको मैं लिखवा देता हूं सेंटेंस में।
ये सब स्मॉल पी है, ठीक है, कैपिटल पी लिख रहा है पूरा, क्योंकि मेरे से लास्ट क्लास में किसी ने पूछा भी था ना कि सर स्मॉल पी है क्या, वो सारे स्मॉल पी है ना, कहीं भी कैपिटल पी यूज नहीं कर रहा हूं मैं। हुआ क्या? चलो लिखते हैं, पहले ऊपर क्या क्या है उसको लिखते हैं, फिर ऊपर नीचे मिला करके क्या बोलते हैं वो भी लिखते हैं। देखिए ऊपर वाला सिर्फ लोअरिंग है, और जब नीचे से कंपेयर करेंगे तो वो रिलेटिव लोअरिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो नीचे लिखना, in the above expression, in the above expression, in the above expression, P naught minus PS, in the above expression, P naught minus PS is the lowering of vapor pressure, is the lowering of vapor pressure, is the lowering of vapor pressure, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में P naught minus PS upon P naught, P naught minus PS upon P naught is the relative lowering of vapor pressure, is called the relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, ठीक है। अब ये पूरा एक्सप्रेशन को एक साथ डिफाइन करते नीचे लिखना, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रिलेटिव lowering of vapor pressure, the relative lowering of vapor pressure of a solution, solution of a solution containing a non volatile solute, इसी के कारण तो सब हो रहा है ना इसमें, वरना दोनों लिक्विड तो मस्त वेपराइज हो रहे थे, मस्त वेपर प्रेशर बन रहा था दोनों का ऐड करके, ठीक है। कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द, किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन, किसका, सोल्यूट का, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, is equal to the mole fraction of the solute, is equal to the mole fraction of the solute, ठीक है। चलिए नोट करके एक पॉइंट लिखेगा, नोट, नोट, फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, लिक्विड पेयर्स, लिक्विड पेयर्स जो हमने लास्ट क्लास में देखा था वो लिक्विड पेयर था ना, जिसका हमने वो ग्राफ, अच्छा इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें एक ही बनाओगे ना, क्योंकि सॉल्यूट के कारण तो वेपर प्रेशर है ही नहीं, जैसे वहां हमने दोनों बनाया था, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, पर है ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था ना, देखो ये भी तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बस यहाँ पे अपन ने प्लस कुछ और दूसरा वेपर प्रेशर नहीं किया, लेकिन जो भी वेपर प्रेशर है किसके कारण है, सॉल्वेंट के कारण, सॉल्वेंट के कारण वेपर प्रेशर तो जीरो है, इसलिए जब इसका ग्राफ बनाओगे तो वो सिर्फ एक ही लाइन होगी, दैट्स इट, ठीक है। चलो ओके, क्या लिख रहे हो, द लिक्विड पेयर्स दैट ओबे, liquid pairs that obey Raoult's law, liquid pairs that obey Raoult's law are called ideal solutions, liquid pairs that obey Raoult's law are called ideal solutions, यानी कि जो ग्राफ हमने देखा, जिस भी सॉल्यूशन का ग्राफ अगर वैसा बन रहा है, इसका मतलब वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, वो आइडियल इक्वेशंस है, सॉरी आइडियल सॉल्यूशंस है। एग्जांपल लिखना इस टाइप के, कोई एग्जांपल लिक्विड लिक्विड का, बेंजीन प्लस टोलुइन, फर्स्ट एग्जांपल लिखना, बेंजीन प्लस टोलुइन, इनको जब आप मिक्स करोगे सॉल्यूशन बनाओगे, देन दे बिहेव लाइक अ आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन प्लस टोलुइन, क्या होता है बेंजीन टोलुइन, टोलुइन पढ़े ना भाई 11th में, टोलुइन बेंजीन रिंग में एक मिथिल ग्रुप, दिस इज टोलुइन, और ये बेंजीन है, ठीक है, मतलब C6H6 ये बेंजीन हो गया, प्लस C6H5CH3 टोलुइन, ठीक है।
एक और लिखना एग्जांपल, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, ये तो पता है, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, दोनों एल्केन्स हैं, बोथ आर एल्केन्स, एक 6 कार्बन का है, एक 7 कार्बन का है। 6 कार्बन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H14 और दूसरा हो जाएगा C7H16, हेक्सेन हेप्टेन। क्लियर है? ये कैसे निकाले अपन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता था ना CnH2n+2, एक बार 6 रखा n का वैल्यू तो ये आ गया, एक बार 7 रखोगे n का वैल्यू तो ये आ जाए। ठीक है, हेक्सेन हेप्टेन। ठीक है, चलो नोट में सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट नोट का, देखो राउल्स लॉ में हमने XA और XB को क्या बोला था, दे आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। आपने A लिक्विड B लिक्विड, 2 लिक्विड लिया था ना, उसके ये मोल फ्रैक्शन थे लिक्विड फेज के, किसके, लिक्विड फेज के। अब वेपर्स भी तो इन्हीं के बन के ऊपर जा रहे हैं ना, तो ऊपर किसके वेपर्स कितने होंगे उसको भी अगर आप मोल फ्रैक्शन में डिनोट करोगे तो उसके लिए अपन बाय लेटर यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये उनके लिक्विड फेज की बात कर रहा है, नीचे वाला लिक्विड, और ऊपर जो इन्हीं के वेपर्स हैं उनमें भी मोल फ्रैक्शन अगर निकालना होगा, आप लिक्विड लिक्विड का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, वेपर्स के भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, तो उनके लिए अपन बाय लेटर यूज कर रहे हैं। है ये भी मोल फ्रैक्शन, ये भी मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन, ये भी ए का मोल फ्रैक्शन, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज एंड YA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, सॉलिड नहीं, वेपर फेज। ठीक है, क्योंकि ऊपर एक ए लिक्विड ए है नीचे और उसी के तो वेपर बन के ऊपर गए ना, ऐसे ही लिक्विड बी नीचे है और उसी के वेपर्स बन के ऊपर गए हैं। अभी वाले में नहीं, पर लास्ट क्लास वाले में तो दोनों के वेपर्स जा रहे थे ना, अभी वाले में तो अपन ने एक सॉल्यूट जान करके ले लिया जो नॉन वोलेटाइल था, जिसके वेपर्स ही नहीं बन रहे हैं तो क्या जाएंगे ऊपर, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो YA YB का भी मीनिंग लिख रहे हैं अपन, नीचे लिखना, द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज can be calculated as follows, can be calculated as follows. if YA and YB are the, if YA and YB are the mole fractions of A and B, if YA and YB are the, XA XB नाम दे सकते थे, फिर कंफ्यूजन होगा कि हम लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं कि वेपर फेज की बात कर रहे हैं, और दोनों की वैल्यू अलग अलग है ना। हाँ, YA and YB are the mole fractions of A and B, mole fractions of A and B in vapor phase, in vapor phase, A and B in vapor phase. Then YA is equals to PA upon PA plus PB, PA upon PA plus PB, यानी कि P total, and YB is equals to PB upon PA plus PB, ये फॉर्मूले दोनों के, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A एंड B इन वेपर फेज। ठीक है, ये भी डाल्टन्स लॉ का ही एप्लीकेशन है कि A के कारण इतने सारे वेपर्स हैं तो प्रेशर भी A के कारण ही लेंगे अपन, अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, ऐसे ही YB is equals to PB upon P plus। एक क्वेश्चन देखते हैं, XA आर द लिक्विड फेज, मतलब अगर मैंने जब एक बीकर लिया ना और बीकर के अंदर मैंने 2 लिक्विड लिए A और B नाम के, तब A का मोल फ्रैक्शन XA लिया और B का मोल फ्रैक्शन XB लिया। अब दोनों वेपराइज होना चालू किए, ऊपर दोनों के वेपर बनने चालू हुए, A के भी कुछ नंबर ऑफ वेपर्स होंगे, B के भी कुछ नंबर ऑफ वेपर्स होंगे, तो उसका जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो YA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर A एंड YB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर B, और वो डिपेंड करेगा कि उन लोग प्रेशर कितना क्रिएट कर रहे हैं। YA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A ना, इसलिए ऊपर अपन ने प्रेशर A का लिया अपॉन टोटल प्रेशर,
और YB इज द वेपर प्रेशर या मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो उसका वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बुक है क्या? बुक निकाल लो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखना। ये 1.5 होगा, देखना एग्जांपल 1.5। अपन सारे एग्जांपल्स एक एक करके देख रहे हैं ना, 1 2 3 वो सब आपके उसके क्वेश्चन थे, मोल्स वाले, मोलैरिटी वाले, है ना। फिर 1.4 हेनरी लॉ वाला क्वेश्चन था, ये वाला जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अब आगे बढ़ो, ये रहा 1.5 पेज नंबर 11। ये हाँ, मिल गया सबको? ये नहीं, पुरानी बुक के हिसाब से नहीं, नई बुक के हिसाब से 11 पेज बोला। हाँ, आप 2.5 देखो आगे, ये ठीक है, मिल गया सब। पढ़ो एक बार क्या बोल रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है इनका? 200 एंड 200 सॉरी 415, ये दिया हुआ है इनका वेपर प्रेशर प्योर फेज का। जब अकेले आपने क्लोरोफॉर्म लिया होगा ना बीकर में, तब उसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा था? 200 mmHg। और जब आप अकेले डाइक्लोरोमीथेन लिए होंगे तब प्रेशर आ रहा है 415 mmHg। मतलब ये पी नॉट दिया हुआ है दोनों का। क्या दिया हुआ है? ये पी नॉट प्योर कंपोनेंट का। ओके, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin। क्या है क्वेश्चन? देखो, सॉल्यूशन मत देखो, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो। क्या क्या बोला है आपको? क्लोरोफॉर्म कितना लिए हो? 25.5 ग्राम। ओके, एंड डाइक्लोरोमीथेन कितना है? 40 ग्राम। ये तो इन दोनों का मास है, दोनों लिक्विड है। आपने एक बीकर लिया, उसमें 25.5 ग्राम आपने क्लोरोफॉर्म डाल दिया, उसके ऊपर 40 ग्राम आपने डाइक्लोरोमीथेन डाल दिया, बन गया आपका सॉल्यूशन। आप फॉलो कर रहे हैं? पर ये दोनों मास दिया हुआ है। हमारे राउल्स लॉ में तो अपन मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं, तो पहले आप इनको मोल्स में कन्वर्ट करो, इनके मोल फ्रैक्शन निकालो। क्या होगा? CHCl3 का मोलर मास कितना हो जाएगा? 12 प्लस 1 प्लस क्लोरीन 3 है ना, 3 इंटू 35.5। बता दो कितना आएगा ये टोटल करने पर। और वैसे इसका भी क्या, हाँ, दोनों का सम, दोनों का एडिशन करके बताओ कितना आ रहा है। कौन सा? 106.5, ठीक है, प्लस 1 107.5 प्लस 2 इज 109.5 प्लस 10 इज 119.5। ये कितना आ जाएगा? 119.5 इसका मोलर मास। ओके, इसका ये 71 हो जाएगा। 35 टू 70 होता है ना, और एक 71 हो जाएगा। 72 73 85, ये कितना हो जाएगा? 85। ये क्यों निकाला हमने? ताकि दोनों को मोल में कन्वर्ट कर सके। अब इसका नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। N ऑफ CHCl3 कितना हो जाएगा? 25.5 मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। N ऑफ CH2Cl2 40 मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये आ जाएगा इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स। कितना कितना दिया एक बार देखो, ये सही कर रहे हैं ना अपन, उसमें देखते भी जाना। 0.47 नंबर ऑफ मोल्स है, कोई यूनिट नहीं में लगाना, ठीक है। हाँ, और ये क्या हो जाएगा? 0.213, ठीक है। ये निकल गया दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। अपन को निकालने क्या बोला है? पहला पहला पॉइंट में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इन दोनों को मिक्स करेंगे तब आपका टोटल प्रेशर आएगा ना, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, which will be equal to vapor pressure because of chloroform plus vapor pressure because of dichloromethane। और इसका मीनिंग क्या है? x of chloroform right into P नॉट दिस, जो कि कितना दिया हुआ है? 200। एक का 200, एक का 415 है ना।
वो आप पहले लिखना, मैं गिवन में लिखना भूल गया। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, पी नॉट क्लोरोफॉर्म का कितना है, पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म है 200 mm Hg एंड पी नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कितना है 415 mm Hg। अरे अपन फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, अपना फॉर्मूला क्या था पी टोटल का, राउल्स लॉ। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही तो कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका x ऑफ CHCl3 और इनटू प्योर कंपोनेंट प्लस इसके लिए x ऑफ CH2Cl2 इनटू प्योर कंपोनेंट का क्या हो जाएगा ये P नॉट CH2Cl2। अब देखो वैल्यूज डालना, पहले अपन को x भी निकालना पड़ेगा दोनों का, मोल फ्रैक्शन नहीं निकाला अभी अपन ने, बस नंबर ऑफ मोल है ना। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, एक का निकाल लो दूसरे का 1 माइनस करके निकल जाएगा, ठीक है। तो एक का निकाल लेते हैं, क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म 0.213 डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा ये 386, 0.683, पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर दो तो 213 अपॉन 683, ये ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, समझ रहे हैं क्या, दिख रहा है टफ बट ज्यादा बड़ा नहीं है। आप 213 को डिवाइड करो 683 से, तो पहले तो 0 टाइम्स में जाएगा 213, फिर आप एक पॉइंट लेके नीचे लिखना होगा राइट। अब कितने से जाना चाहिए ये 3 टाइम्स में जा सकता है क्या, 6 3 सा 18 होता है, ट्राई करते हैं, चलो पार तो नहीं होना चाहिए। 6 3 सा 9, 3 3 3 सा 9, 3 8 सा 24 का 4 कैरी 2, 18 प्लस 2 20, ठीक है नहीं हुआ पार है ना। एक 13 में से 4 गया 9, बस इतना ही आएगा 91 आया ना। एक और 0 लेके नीचे ले आते हैं, ओके ये एक बार में 910 है ना, एक ही बार में जाएगा ये, तो सब इसका कितना मोल फ्रैक्शन आ गया 0.31, तो दूसरे वाले का अपने आप निकल जाएगा 1 माइनस 0.31, कितना होगा ये 0.69, 0.69। अब बस डाल दो वैल्यूज, फर्स्ट का आंसर तो आ गया, ये हो गया आपका 0.31 इंटू 200 प्लस 0.69 इंटू 415। देखिए देखो क्या क्या करना पड़ा अपन को, यहाँ पर दोनों के मासेस को पहले मोल में कन्वर्ट किए, फिर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाले, तब जाके फॉर्मूले में पुट कर पाए, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में दोनों का मोल फ्रैक्शन चाहिए होता है ना, इसलिए ये सब करना पड़ा, समझ रहे हैं क्या। अब दोनों का मोल पहले से दे देगा मोल फ्रैक्शन, तो फिर तो फॉर्मूले में पुट करना रहेगा, इससे तो मासेस दिया है दोनों का, ताकि आप पहले मास को मोल में कन्वर्ट करो और फिर मोल से मोल फ्रैक्शन निकालो, तभी पुट करो, क्लियर है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर 31 इंटू 262 होता है और 206200, तो ये आपका 62 ही होगा ना, प्लस इसको करना पड़ेगा 415 इंटू 69, टू 86.35 ऐड करने पे कितना आएगा ये 86 प्लस 2 इज 88, और सी और 60 340 340 और 8 348 348.35 mm Hg, ये क्या आंसर 347.9 आ रहा है। अच्छा इसने 0.312 तक एक और डिजिट तक लिया है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस आ रहा है अपना, बाकी ठीक है ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको यही रोक दिया था ना 0.31 में, उसे 312 तक लेके गया है, इसलिए ये भी 0.699 की 0.69 की जगह 0.688 हो गया है क्या, हाँ 0.688 हो गया ये, इससे थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन का, इसको नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आपको सिचुएशन समझ में आनी चाहिए कि हमने 2 लिक्विड लेकर के सॉल्यूशन बनाया, अब आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने बोल रहा है,
ठीक है, आपके पास अगर बीकर बीकर होता तो हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेते ना, सीधा वो बीकर में डालते और बैरोमीटर का रीडिंग देख लेते। आया ना ये वाला। और उसी का तो फॉर्मुला हमने डिराइव किया ना कि पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, और पी ए और पीबी हमने राउल्स लॉ से निकाला, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। समझ गए क्या? तो ये एक्स से एक्स भी निकालने में मेहनत करनी पड़ी अपन को, क्योंकि चीजें क्वेश्चन ग्राम में दी हुई थी। उन सब ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट किया और फिर मोल्स की हेल्प से मोल फ्रैक्शन। क्लियर है क्या सबको कैलकुलेशन? चलो ये वाला पार्ट करो, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। स्कूल कब तक लग रही है? पूरा अप्रैल भर ना, मई से छुट्टी। तो इसमें एक दूसरा सोल्यूशन तो हो जाएगा पूरा। तो इसको तो पढ़ के दो कम से कम, इसको पढ़ के दो कम से कम पूरा। देखो इसके क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं टेस्ट में। देख लेंगे। वो 35.5 है ना, उसको माइनस। ऐसे नोट नहीं करना है बस आयुषी, सोच समझ के नोट करना है। 35 - 5 क्यों लिखूंगा मैं वहां पे, वो भी तो सोचो। अपन मोलर मास निकाल रहे हैं ना उसका। तो एक कार्बन था तो कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन का एक, और 3 क्लोरीन है तो 3 × 35.5। एंड सेम वी आर डूइंग विथ फॉर CH2Cl2। तो ये दोनों के क्या आए हैं? मोलर मास, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। और फिर इनके मोल्स निकालने के लिए मैंने इनके मास इन ग्राम को इनके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। और ये क्यों निकाले? क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, इसलिए ये सब करना पड़ा अपन को।
जिनका हो गया सेकंड पार्ट पढ़ो क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट इजी है। क्या बोला देखो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, वो तो अपन निकाल चुके हैं ना, पर ये किसका फेस का है, ये लिक्विड फेस का है। एक्स से एक्स भी निकाला ना हमने, समझ में आ रहा है क्या। हमने क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन निकाला है अभी, बट दैट इज इन लिक्विड फेस। बट क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्या बोल रहा है, इन वेपर फेस। पढ़े क्या, यानी क्या निकालना है, अभी अपन ने ऊपर फॉर्मूला लिखा ना नोट में, वाई ए एंड वाई बी, समझे क्या। वेपर फेस का बोल रहा है तो वाई ए वाई बी, लिक्विड फेस का तो अपन निकाल चुके हैं एक्स, ठीक है। तो मुझे निकालना है वाई ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वाई ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। उसका फॉर्मूला क्या है, वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टोटल। ये इंडिविजुअल प्रेशर्स तो ये निकाल चुके हो ना, देखो ये रहा इंडिविजुअल प्रेशर्स, दोनों को ऐड किया तब तो ये आया ना। तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो वाई ऑफ क्लोरोफॉर्म निकल जाएगा, एंड दिस अपॉन दिस करेंगे तो वाई ऑफ डाइक्लोरोमीथेन निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा नीचे आपका प्रेशर कितना, प्रेशर बिकॉज ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 62 ना, 62 आ रहा था जो फर्स्ट सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किए थे। तो y ऑफ CHCl3 इज इक्वल्स टू प्रेशर, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्रेशर ऑफ CHCl3 अपॉन टोटल प्रेशर, यानी कि ऐड करके। क्लियर है। तो ऊपर का वैल्यू क्या है 62 और नीचे का ऐड करके कितना निकाला हमने 340.35, इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने ऊपर 6200 कर दिया और नीचे 34835 कर दिया। कर सकते हैं ऐसे, थोड़ा कट करना चाहो तो कट कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हैं, सॉरी डिवाइड 6200 डिवाइडेड बाय 34835, ये तो 0 बार में जाएगा 6200, आपने एक पॉइंट लगा के 0 नीचे ले आया, राइट, 62,000 हो गया। ये तो एक बार में ही जाएगा क्योंकि डबल करो तो 68 हो जाता है ना, पार हो जाएगा। तो 0.13485, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 3 गया 2, करेक्ट। एक और 0 लाके, हाँ अब ये कितने और में जाएगा, देखो 3 का टेबल, 3 9 27 होता है, बट ये अकेला 3 थोड़ी ना, साथ में 48,000 4800 भी तो है, तो 9 टाइम्स से ये पार हो जाएगा, तो इसको अपन 8 टाइम्स में लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.18। ये आया वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन, किसका, क्लोरोफॉर्म का। दूसरे के लिए 1 माइनस कर दो, है तो ये भी मोल फ्रैक्शन ना, तो y CH2Cl2 is equal to 1 minus y of CHCl3, 1 minus 0.18 कितना हो जाएगा 0.8, क्लियर है। तो देख लो, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा था ना लिक्विड फेज में, उसी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी ज्यादा है, यही तो रॉल्स ने बोला था। इसीलिए उसके कारण प्रेशर भी ज्यादा होगा। आ भी रहा ना कितना 300 कुछ, तो उसके कारण ही था, सॉरी 200 कुछ। डाइक्लोरोमीथेन आपने क्योंकि ज्यादा लिया है, इसलिए उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा आ रहा है, उसके कारण प्रेशर भी ज्यादा लग रहा है, और इसलिए उसके वेपर फेज में भी कंपोनेंट ज्यादा है। मतलब इतना सारा अगर वेपर है ना, समझ लो कैसे, देखो अगर इतने सारे वेपर्स हैं तो इतने सारे डाइक्लोरोमीथेन के हैं, फिर इतू से क्लोरोफॉर्म के, समझ रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि वो इतना ऐसा है, वो तो मिक्स्ड है ना सारे, समझ रहे हैं क्या। तो ये आपका वेपर फेज वाला मोल फ्रैक्शन हो गया। तो जिसका लिक्विड आपने ज्यादा लिया, ऑब्वियसली उसके वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो तो यहां तक रहने देते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आज हमने आइडियल सॉल्यूशन तो देखा ना क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऑब्वियसली नॉन आइडियल क्या होगा, जो फॉलो नहीं कर रहा है उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं। चलो थैंक यू।